आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन के मंथली करंट अफेयर सीरीज़ में हम लोग जून 2020 की इस सीरीज़ को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का होगा। उसमें हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट वन इज़ कस्टडियल वायलेंस, सेकंड इज़ ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, थर्ड वन इज़ 5th एनिवर्सरी ऑफ अर्बन मिशन। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर सबसे पहले आता है 1.1 कस्टडियल वायलेंस क्या होता है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि एक फादर और सन दोनों की ड्यूओ की तमिलनाडु के अंदर डेथ हो गई थी। क्यों? कस्टडियल वायलेंस के अंदर, ठीक है। और इसके कारण पूरे के पूरे इंडिया के अंदर एंगर हो गया था, एंगर स्पार्क हो गया था। कस्टडियल वायलेंस क्या होता है? बेसिकली एक टाइप ऑफ वायलेंस, एक हिंसा जो कि जुडिशियल या फिर पुलिस कस्टडी, आप जुडिशरी के अंडर होते हो या फिर पुलिस की कस्टडी में उनकी गिरफ्त में होते हो, वहाँ पर कोई वायलेंस, कोई हिंसा होती है जिससे आपकी डेथ हो जाती है। जहाँ पर एक इंडिविजुअल जिसने कोई क्राइम किया होता है उसको टॉर्चर किया जाता है, मेंटली और फिजिकली दोनों टॉर्चर मिलते हैं। इसमें टॉर्चर भी हो सकता है, इसमें रेप और डेथ भी हो सकते हैं। हाँ जी, मेल प्लस फीमेल, पास्ट में कुछ ऐसे केसेस देखे गए थे, इवन मेल्स गॉट रेप्ड इनटू द कस्टडियल वायलेंस, ठीक है। तो एक इनिशिएटिव है कुछ मल्टीपल एनजीओज़ का जिसका नाम है नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर। 2019 का इनका एक डेटा है, उसमें उन्होंने ये पता लगाया कि 2019 के अंदर जो भी कस्टडियल जो वायलेंस हुआ था ना, उसके अंदर 3/4 जो डेथ्स हुई थी ना, वो पुलिस कस्टडी के अंदर हुई थी, जो कि प्राइमरीली एक टॉर्चर का रिजल्ट था। देखो ध्यान रहे, मान लो अगर 400 डेथ हुई थी तो 300 तो पुलिस कस्टडी के अंदर हुई थी जो सिर्फ टॉर्चर के कारण हुआ था। तो ये कुछ एनजीओज़ ने अपना एक डेटा प्रेजेंट किया। आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेटा, ये आप यूज़ कर सकते हो, इसको आप नोट डाउन ज़रूर करना। कस्टडियल वायलेंस की डेफिनेशन को समझ लो, लिखना ज़रूरी नहीं है। दिस पॉइंट इज़ वेरी नेसेसरी क्योंकि इसमें कुछ एनजीओज़ भी हैं और उन्होंने एक अच्छा खासा डेटा दिया है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग जनरली क्या क्या देखने वाले हैं, लीगल कंसर्न क्या होने वाले हैं, चैलेंजेस क्या हैं लीगल कंसर्न सबको सेटअप करने के, कि पुलिस की कस्टडी के अंदर ये सब वायलेंस होना, उसके कारण डेथ हो जाना, क्या इसके ऊपर कोई कानून है, क्या उसके ऊपर कोई प्रोविज़न है, इसको कैसे रोका जा सकता है, एंड देन वे फॉरवर्ड। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, पुलिस अकाउंटेबिलिटी क्या हो सकती है, ये सब हम देखेंगे, फिर कंक्लूजन पे आ जाएंगे। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि पुलिस रिफॉर्म्स पास्ट के कुछ टाइम में आया नहीं है, तो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देयर इज़ अ पुअर रिगार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। एक रिपोर्ट थी कॉमन कॉज और CSDS लोक नीति की। उन्होंने दिखाया था कि 12% जो पुलिस पर्सनल्स होते हैं उनको आज तक ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। नाउ दिस इज़ अगेन ए वेरी क्रूशियल डेटा, दिस कैन बी नोटेड डाउन इन योर नोट्स, ठीक है। ऐसे फैक्चुअल चीज़ों को नोट कर लिया करो। बाकी जो रैंडम थ्योरेटिकल टेक्स्ट होता है ना, वो आप साल भर में पढ़ते रहोगे, उससे समझ में आ जाएगा। फैक्ट्स याद नहीं होते, नंबर याद नहीं होते, किसकी रिपोर्ट थी, कि क्या डेटा दिया था, वो याद नहीं हो पाता है। उनको नोट करना ज़रूरी होता है, उनको लास्ट टाइम तक एग्जाम से पहले जाएँ, जस्ट वो डेटा रिवाइज कर जाएँ। एग्जाम में बैठ के आपको बेसिक थ्योरेटिकल टेक्स्ट तो लिख दोगे, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये वाली पॉइंट आप लिख सकते हो कि 12% पुलिस पर्सनल को ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ नोट बनाओ कि RPT, ठीक है, उसके बाद लिखो कॉमन कॉज प्लस CSDS लोक नीति, उसका 12%, और ऐसा कुछ शॉर्ट में इतना लिख लो, बस इतना करके फिर आपको याद रहेगा। अच्छा, ये मैंने 12% किसके बारे में बात की थी, हाँ मैंने 12% बारे में बात की थी कि पुलिस पर्सनल को ट्रेनिंग नहीं मिलती है कि। इतना शॉर्ट करके उसको ऐसे मेमोराइज़ करने की कोशिश करो, ऐसे विजुलाइज़ करने की प्रैक्टिस किया करो। आपके नोट्स भी बहुत शॉर्ट हो जाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा बहुत इससे। देन देर इज़ सुप्रीम कोर्ट ने रामामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1996 के अंदर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को आइडेंटिफाई, मतलब अपहोल्ड करते हुए कहा था कि टॉर्चर और जो इल ट्रीटमेंट है ना प्रिजन्स के अंदर, उसको रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस के अंदर। ये जो मेथड्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन के जिसके अंदर टॉर्चर किया जाता है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते हैं, स्पेशली राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है। मिसयूज़ की जाती है पावर ऑफ अरेस्ट, जो नेशनल पुलिस कमीशन, देखना ये बड़ा अच्छा पॉइंट आएगा यहाँ पर। नेशनल पुलिस कमीशन की ही 3rd रिपोर्ट थी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि 60% जो अरेस्ट थे ना वो अननेसेसरी थे। पुलिस की खुद की रिपोर्ट थी, ध्यान रहे। मोर ओवर अननेसेसरी एप्लीकेशंस थी वेरियस सेक्शंस ऑफ IPC, जैसे कि सेक्शन 506 इन ऑर्डर टू गेट नॉन बेलेबल रिमांड अक्यूज्ड, ये भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, ठीक है। अब ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि एज पर द नेशनल पुलिस कमीशन विच सेक्शन ऑफ द IPC इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 कौन सा है, सेक्शन 506 IPC का। ऐसे बन जाते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन। एक्स्ट्रा लीगल बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है इग्नोरेंस ऑफ रूल्स एंड द यूज़ ऑफ टॉर्चर बाय पुलिस। किस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट रूल्स की धज्जियाँ उड़ाता है, ठीक है, कैसे वो अपनी आर्बिट्ररी डिसीजंस लेता है किसी भी केस के अंदर,
ठीक है। और ऐसे कुछ अरेस्ट वगैरह करते रहते हैं जहाँ पर वो प्रॉपर प्रोसीजर को ही फॉलो नहीं करते, तो जो कि सीआरपीसी के अंडर आते हैं। तो मैजिस्ट्रेट जो होता है वो ग्रांट करता है पुलिस कस्टडी 15 दिन की, और एक जुडिशियल कस्टडी होती है 60-90 डेज़ तक की। ऐसे टाइम पीरियड के अंदर पुलिस जो होती है वो प्रॉपर रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करती। जब किसी क्रिमिनल को या फिर जिसको भी दोषी करारा गया है, फिर नहीं भी करारा गया है, कस्टडी में होता है, तो उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, एवरीथिंग। इस तरह के इंसिडेंसेस को कर्ब करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या कुछ चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? पहली बात तो है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन एंड अगेंस्ट टॉर्चर। हमारे पास, इंडिया के पास कोई एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन, कोई कानून ही नहीं है, और अभी तक हम लोगों ने कस्टडियल वायलेंस को भी क्रिमिनलाइज नहीं किया है। ठीक है, हालांकि दो का मतलब होता है हालांकि इंडिया ने यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1997 में साइन किया था, ध्यान रहे साइन किया था, बट रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, जिसके कारण रेटिफाई करते तो क्या होता है, इंडिया को लॉज बनाने पड़ते हैं, मैकेनिज्म बनाने पड़ते हैं अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और इंडिया उन 9 कंट्रीज़ में आ जाता ग्लोब के अंदर जिन्होंने इस सब को रेटिफाई किया हुआ है। देन वी हैव लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड अनयूज्ड फंड्स। एक ब्यूरो ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट का जो डेटा है ना, और जो कैग तो आप समझते होंगे, उन्होंने हाईलाइट किया था कि जो पुलिस का जो फंड होता है ना, अंडर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस MPF स्कीम, उसके अंदर इनका फंड जो होता है ना वो अंडर यूटिलाइज रहता है। इनको इतना एलोकेट कर दिया जाता है, इसको यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, करते हैं उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं। दैन देर इज़ लैक ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। जो पुलिस एक्ट 1861 का, वो बिल्कुल साइलेंट है, उसमें कुछ बात नहीं कही गई है सुपरिंटेंडेंट्स के बारे में या फिर जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन के बारे में, जिसके कारण जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, वो पुलिस को मियर एक पॉलिटिकल लीडर्स के टूल की तरह यूज़ करते हैं। बेसिकली पॉलिटिकल लीडर्स फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। अब वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये एक नेगेटिव टर्म होता है। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है एवरीथिंग विच गेन्स पावर एंड मनी, उसके रिगार्डिंग आपका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट। आप अपनी पावर को और मनी और फेम को ध्यान में रखते हो, अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कुछ काम कर रहे हो, करवा रहे हो, उसको बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। तो पॉलिटिकल लीडर्स मेयरली अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को ध्यान में रख के पुलिस के जो ऑफिशियल्स पर्सनल्स होते हैं उनको अपना टूल समझ के यूज़ करते हैं। Then there is lack of accountability and impunity which is enjoyed by police. Impunity वर्ड का मतलब क्या होता है? Basically exemption from punishment. ठीक है, there are certain situations where policemen cannot be punished. ठीक है, law does not permit common citizens to sue a public police officer and only the government has the discretion. कानून के मुताबिक किसी भी पुलिस वाले को आप सू नहीं कर सकते, यानी कि उस पर केस नहीं चला सकते, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये पावर किसके पास है? सिर्फ सरकार के पास है कि किसी पुलिस वाले के ऊपर वो कार्रवाई कर सकते हैं। रिकमेंडेशन आई थी सेकंड ARC की और सुप्रीम कोर्ट की प्रकाश सिंह केस 2006 के अंदर फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी विच विल इंक्वायर इनटू द केसेस ऑफ द पुलिस मिसकंडक्ट हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। ये एक जो सेकंड ARC की रिपोर्ट थी उसके द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट जो प्रकाश सिंह 2006 का जो केस था, उन्होंने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी सेटअप करो जो पुलिस के सारे इस तरह के मिसकंडक्ट के जो केसेस होते हैं ना उन सबको इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन मोस्टली स्टेट्स ने अभी तक इस अथॉरिटी को सेटअप ही नहीं किया है। ऑल्सो इंडिया डज नॉट फॉलो द कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉर पुलिस चीफ्स, जैसे कि दैट इज़ जो कमांडर ऑफ फोर्स होता है दैट इज़ नॉट हेल्ड गिल्टी फॉर फॉलोइंग टू कर्ब द इलीगल एक्टिविटीज़ ऑफ दोज इन हिज चार्ज। जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं ना इन फोर्सेस वगैरह के, उनको किसी भी तरह से गिल्टी नहीं ठहराया जाता अगर उनके चार्ज के अंदर ऐसा कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो जाती है तो इंडिया को यही बोला गया कि इंडिया कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। फिर जो इंटरनल डिपार्टमेंट इंक्वायरीज़ होती है ना, जो इस तरह का कोई रॉन्ग डूइंग होता है उसको एग्जामिन किया जाता है, तो हार्डली ही पुलिस को दोषी ठहराया जाता है, कल्पेबल ठहराया जाता है। नाउ वी हैव पुअर कन्विक्शन रेट। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है NCRB, उसका डेटा हाईलाइट करता है कि 2001 से लेकर 2018 तक सिर्फ 26 पुलिसमैन को कन्विक्ट किया गया था, यानी कि दोषी ठहराया गया था कस्टडियल वायलेंस के लिए, जबकि 1727 ऐसे डेथ्स हुए थे जो रिकॉर्ड किए गए थे इंडिया के अंदर। और मोस्टली जो डेथ्स थे उनको एट्रीब्यूट किया गया था, ऐसा रीज़न दे दिया गया था कि वो कस्टडियल टॉर्चर से नहीं बाकी रीज़न से हुए थे। जैसे क्या रीज़न दिया गया था? जैसे सुसाइड वगैरह रीज़न, ये रीज़न दे दिए गए थे। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने यहाँ पर किसी भी पुलिसमैन को दोषी नहीं ठहराया गया था, 0 कन्विक्शन हुआ था, डिस्पाइट वहाँ पर मोर देन 100 कस्टडियल डेथ्स हुए थे उस पीरियड के अंदर। ठीक है, देन अनदर चैलेंजेस वी हैव वीक फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास एक पावर होती है, इट इज़ एम्पावर्ड, मतलब उसके पास सशक्तिकरण होता है कि वो समन कर सकता है विटनेसेस को। समन करने का मतलब होता है एक ऑफिशियल नोटिस भेजकर बुलाना, ठीक है, एविडेंस को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, और रिकमेंड कर सकता है गवर्नमेंट को कि इन ऑफिशियल्स का प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जाए।
हाउएवर लेकिन प्रैक्टिस इट्स रिकमेंडेशन है मोस्टली बिन लिमिटेड, कि जो भी NHRC का जो रिकमेंडेशंस होता है ना वो मोस्टली बहुत लिमिटेड होता है गवर्नमेंट को इस तरीके से कि आप कंपेंसेशन प्रोवाइड कर दो और इमीडिएट इंटरिम रिलीफ दे दो, इतना सा कहकर ही काम चल जाता है। तो NHRC अपनी वीक फंक्शनिंग के लिए इस कस्टोडियल वायलेंस में कुछ अच्छा खासा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। देन वी हैव लैक ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन। ऑफ्टन जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं कस्टोडियल किलिंग्स के उनको डिले कर दिया जाता है, ठीक है। विक्टिम की फैमिलीज़ वगैरह को इंटीमेट करते हैं, उनके विटनेस को हॉस्टाइल में टर्न कर दिया जाता है। सो मैनिपुलेशन ऑफ द केस कीप्स ऑन हैपनिंग। पॉपुलर सपोर्ट एनकरेजेस सच एक्शंस। आप लोगों ने देखा होगा दिसंबर में 2019 के अंदर जो एक हैदराबाद वाला रेप केस हुआ था, ठीक है, वहाँ पर व्हेन द एनकाउंटर हैपेंड पीपल वर एक्चुअली शावरिंग फ्लावर्स ऑन द पुलिसमैन। एंड अभी रिसेंटली जो यूपी के जो विकास दुबे आई थिंक वाज द नेम ऑफ द पर्सन ना, उनका भी जब एनकाउंटर हुआ था तो पीपल वर अप्रिशिएटिंग द पुलिस, ठीक है। ऑल्दो देयर वर सम criticism also, but people are appreciating this action by the police, that the police is able to encounter the criminals and everything. So इस तरह का जब एक्शन को पॉपुलर सपोर्ट मिल जाता है ना तो पुलिस को एक फ्री हैंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। पुलिस फील दैट दे हैव अ फ्री हैंड टू डू एनीथिंग ऑफ देयर बाय देयर ओन डिस्क्रिशन, बाय देयर ओन आर्बिट्रेरी चॉइसेस। पुलिस हैव टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड नॉट टू टेक इट इन देयर होन्स, यानी कि पुलिस को कानून को फॉलो करना और करवाना होता है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना होता है। सो वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस तो हमने देख लिया, अब क्या किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं लीगल रेमेडीज़ के बारे में। रेमेडीज़ क्या होती हैं? देखो रेमेडीज़ उपाय होते हैं, ठीक है। रेटिफाई करना UN का कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है एक चीज़ को, मतलब इंटरनेशनल कॉन्वेंट एंड सिविल ऑन पॉलिटिकल राइट्स को, लेकिन जो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है इसको सिर्फ और सिर्फ साइन किया हुआ है, ठीक है। ध्यान रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। इंडिया ने रेटिफाई किया है इंटरनेशनल कॉन्वेंट एंड ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, लेकिन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल वाले को सिर्फ इंडिया ने साइन किया हुआ है। इनह्यूमन और डिग्रेडिंग, ये दोनों के दोनों हैं, टॉर्चर को प्रोहिबिट करते हैं। जो सेक्शन 197 है CRPC का, ठीक है, उसको रिफॉर्म दिस सेक्शन टू मेक इट क्लियर कि जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं दे नीड नॉट टू ऑब्टेन ऑफ, इनको गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह के चार्जेस को परस्यू करने के लिए पुलिस के अगेंस्ट। ध्यान से, स्पेशली अगर कोई आर्बिट्रेरी डिटेंशन किया है उन्होंने, कोई टॉर्चर किया है, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई है और बाकी वो क्रिमिनल एक्ट्स हैं तो इनको गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने की ज़रूरत ना हो। नाउ वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ एंड द एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, ठीक है। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए DK बासु जजमेंट का जो 1997 में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 11 डायरेक्शंस इशू किए थे किस तरीके से हम पुलिस की ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जब भी कोई अरेस्ट करना हो तो हम लोग किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल एग्जामिनेशन कराना किसी भी एक्यूज्ड का, ठीक है, ये बहुत मैंडेटरी कर दिया गया था। और उसके नियरेस्ट किन का मतलब होता है नियरेस्ट रिलेशन में जो भी फैमिली मेम्बर होता है, नियरेस्ट रिलेटिव जिसको भी आप अरेस्ट करते हो उसके नियरेस्ट रिलेटिव को आपको इन्फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सम ऑफ द रिकमेंडेशंस हैं, इनको इंक्लूड किया गया था CRPC के अंदर, सक्सेसिव अमेंडमेंट्स हुए थे, लेकिन ऑफ्टनली इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। मतलब ये जो होता है ना नियरेस्ट किन को इन्फॉर्म करना, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। द पीपल, एक समबडी गॉट अरेस्टेड एंड उसके रिलेटिव्स वगैरह 2-4 दिन से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, द पर्सन वाज इनटू द कस्टडी एंड नेबर्स को कोई आइडिया नहीं कहाँ कांटेक्ट करके बताना है कि दिस पर्सन गॉट अरेस्टेड। एंड फाइनली 3-4 डेज सम ऑफ द रिलेटिव्स अराइव्ड कि उससे कोई बातचीत नहीं हो पाई एंड एवरीथिंग। देन पीपल गॉट टू नो कि वो पुलिस स्टेशन में द पर्सन इज़ इन कस्टडी एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट किन अबाउट दिस थिंग। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये रिकमेंडेशन है ना इनको बहुत लाइटली लिया जाता है। देन देयर इज़ एन इफेक्टिव रोल ऑफ मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है कि जो भी पुलिस पावर की ओवर आर्किंग होती है ना, जब वो इन्वेस्टिगेटिंग वगैरह करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, अरेस्ट करते हैं, उन सब का ध्यान रखना, इनके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब ठीक से हैं नहीं, ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है, जो कि आपकी होने वाली भविष्य में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। जो भी आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप ये गलतियाँ ना करें, ठीक है। और ये इंश्योर करना कि जो सस्पेक्ट्स हैं उनका डायरेक्टली उनको क्वेश्चन करना, उनके वेलबींग के बारे में ध्यान रखना, ये मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंश्योर दैट द राइट टू काउंसल, जो काउंसलिंग का राइट उनको अवेलेबल है, ठीक है, एज सुन एज जो भी पॉसिबल होता है उनके परस्यूएंस के अंदर। ये आर्टिकल 22 के अंदर प्रोवाइडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये पॉइंट याद करना, आर्टिकल 22 इतना लाइमलाइट में नहीं रहता है। देन वी हैव इंश्योर पुलिस अकाउंटेबिलिटी, ओह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। ये इंश्योर करना कि जो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जिसकी बात की थी हम लोगों ने प्रकाश सिंह केस के अंदर ऊपर भी, ये
सब जगह प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। और जो ट्रांसफ़र होता है ना पुलिस का, जो भी एलिज्ड होते हैं किसी भी कमिटेड अब्यूज़ वगैरह के लिए, और ये इंश्योर करना कि इन्वेस्टिगेशंस जो है ऑर्डर की गई थी, जो जैसे एनएचआरसी क्या करता है ना कि भाई किसी एक पुलिस स्टेशन के अंदर किसी पुलिस वाले के ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन करवानी है, एनएचआरसी को डाउट हुआ कि इस इंसान के कारण कुछ टॉर्चर हुआ था और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो एनएचआरसी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस इंसान के अगेंस्ट जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन को रिकमेंड करे, सेम पुलिस स्टेशन को नहीं जहाँ पर जिस पर्सनल के अगेंस्ट करना है वो वहीं पर पोस्टेड है। तो देन वी नीड सम इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, किसी भी इंडिपेंडेंट इंटरनल अफेयर्स को ऑथराइज़ करना, ठीक है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एट स्टेट लेवल, ताकि वो एक रैंडम और सरप्राइज चेक कर सके पुलिस वालों के लॉकअप्स के ऊपर, और कोई भी अगर एलिगेशन वगैरह होती है, ऑनगोइंग कोई रिकरेंट वायलेशन हो रहा होता है सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस का डी के बासु केस के अंदर, उसको रिपोर्ट कर सके। देन वी नीड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को मॉडर्न नॉन कोअर्सिव, कोअर्सिव का मतलब होता है फोर्सफुल, किसी को फोर्सफुल नहीं, नॉन कोअर्सिव मतलब विदाउट एनी फोर्स, ऐसे कुछ टेक्निक्स हम लोग डेवलप करें सस्पेक्ट के लिए जिसके ऊपर शक होता है, विटनेसेस के लिए, जब उनको इंटरव्यू कर रहे होते हैं, उनको क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की बात की जा रही है। देन दे आर सेइंग बॉडी कैमराज यूज़ करने चाहिए, जैसे यूके और यूएस में किए जाते हैं, ठीक है। जो पुलिसमैन ये इंश्योर करते हैं कि पुलिस जो है वो अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रह के काम कर रही है, क्योंकि पुलिस वाले के शोल्डर के ऊपर जब कैमरा लगा हो तो उसको भी एक अलर्टनेस रहेगी, हाँ एनीथिंग दैट आई डू विल गेट रिकॉर्डेड, और बाद में इसे चेक किया जाएगा। तो दे ऑल्सो रिमेन कॉन्शियस कि वो कुछ गलत ना कर रहे हों। नार्को एनालिसिस हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, सीसीटीवी होते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, ये सब होने चाहिए, इन सबको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। रिकमेंडेशन तो बहुत आ चुकी हैं, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। देन द रोबस्ट विटनेस प्रोटेक्शन रजीम, यानी कि जो फैमिलीज़ होती हैं ना विक्टिम की, कस्टडियल किलिंग्स वाले की, उन सबको प्रोटेक्ट करना, और जो विटनेसेस होते हैं उनको, ये सब रिकमेंडेशन आया था लॉ कमीशन के 198 और 273 रिपोर्ट्स के अंदर। जो भी कंप्लेंट्स होती हैं जो विक्टिम की फैमिली होती है उन सब की, और जो विटनेस होते हैं किसी भी काई की एलिज इंटिमिडेशन होती है, इन सब को रिकॉर्ड करके रखना, ठीक है। उनको कोई थ्रेट आ रहा होता है, उनको कोई फोर्स कर रहा होता है, इन सबको रिकॉर्ड करके रखना, ये भी उसमें था हमारा रिकमेंडेशन के अंदर। नाउ वी आर ऑन कंक्लूजन। वो कुछ बहुत ही अच्छे भयंकर लेवल के नाम हैं, मैं तो कहूँगा इनके बारे में आप याद रखो प्लीज़, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लाइमलाइट में है, ठीक है, पिछले 6-7 महीनों से। तो देयर आर हाई चांसेस पुलिस रिफॉर्म के ऊपर कोई सवाल का आना। गोरे कमेटी है पुलिस ट्रेनिंग के ऊपर 1971-73 की, रायबेरियो कमेटी है पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर 1998 की, पद्मना भैया कमेटी है पुलिस रिफॉर्म के ऊपर 2000 की, मलिमत कमेटी है रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2001 से 2003 की, सेकंड ARC रिपोर्ट है 2006 की। इन सब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए हैं, प्लीज़ इनके नाम याद रखना, कोई अपना कुछ क्रिएट कर लेना, कोई शॉर्टकट वगैरह। एंड पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्पेशली स्टेट के लिए, क्योंकि पुलिस जो है ना वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो पॉलिटिकल विल होगा ना, जब राजनेताओं की इच्छा होगी तो ये सारे के सारे रिकमेंडेशंस जो है ना बहुत ईजिली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। फाइनली इट इज़ एम्फोसाइज्ड दैट द डेथ ड्यू टू टॉर्चर इज सिंपली ए क्रिमिनल एक्ट। तो अभी ये एम्फोसाइज किया जा रहा है कि टॉर्चर से तड़पा कर किसी को मारना वो एक क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है, विच नो अथॉरिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ऑन। तो किसी भी अथॉरिटी को इस तरह के टॉर्चर के और डेथ के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। देयर शुड एब्सोल्युटली बी ज़ीरो टॉलरेंस इसके रिगार्डिंग, और कोई भी कस्टडियल डेथ नहीं होनी चाहिए टॉर्चर के साथ। ये हमारा कंक्लूजन हो गया। आई थिंक इट वॉज एन ईजी टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन। नाउ वी हैव 1.2 ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है और ये न्यूज़ में क्यों था, तो पहले यही जानना पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक है, और इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको यूज़ करने के इसके लिमिटेशंस क्या है एंड वे फॉरवर्ड क्या है। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, ठीक है। देखो, एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक फॉर्म है किसकी, ADR की। तो ODR किसकी फॉर्म है, ADR की। ADR क्या होता है, ADR होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, जिसमें आप नेगोशिएशन करते हो, मीडिएशन करते हो, आर्बिट्रेशन करते हो, टेक्निक्स का यूज़ करते हो। बेसिकली आप किसी केस वगैरह को, किसी मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करते हो ऑनलाइन, ठीक है। आप इंटरनेट का, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके करते हो, ठीक है। अभी रिसेंटली ऐसी कुछ बातचीत चल रही थी कि जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ना, ODR, इसको एडवांस किया जाए, और नीति आयोग के CEO जो हैं उन्होंने भी इस बात पर थोड़ा सा जोर दिया था। तो ODR के स्टेप्स देख लेते हैं पहले, फिर यहाँ पर हम लोग आएंगे, ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक पार्टी अप्रोच करती है ODR की फर्म को, ठीक है, फर्म रीच आउट करती है दूसरी पार्टी को, दोनों पार्टी एग्री करते हैं कि भाई उनके आर्बिट्रेशन के रूल क्या होंगे, यानी कि उनका जो केस है, उनका जो मुद्दा है, उसको सुलझाने के नियम क्या होंगे। फिर आर्बिटर
यानी कि जो उनका मुद्दे को सुलझाएगा, जज कह सकते हो आप इसको, उसको अपॉइंट किया जाता है। फिर टाइम स्पैन दिया जाता है कि भैया किस टाइम पर आपके जो केस होगा उसकी सुनवाई होगी, कैसे करेंगे, ऑनलाइन कैसे करेंगे, कौन सी वेबसाइट होगी, कौन सा लिंक होगा, कितने बजे आपको अपीयर होना है एंड एवरीथिंग। फिर इंटरेक्शन होती है ऑनलाइन फ़ोन वगैरह के ऊपर। उसका जो वर्डिक्ट होता है जनरली 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर दे दिया जाता है। ठीक है, ओडीआर में हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं डेटा मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, ताकि प्रेडिक्टेबिलिटी अच्छी हो, कंसिस्टेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो और एफिशिएंसी भी हो जुडिशियल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ओडीआर के 2 मॉडल्स होते हैं, ऑप्ट इन मॉडल और ऑप्ट आउट मॉडल। ऑप्ट इन मॉडल का मतलब होता है कि आप मीडिएशन के लिए वॉलेंट्री जाओगे, आप जो कि मीडिएशन जो है वॉलेंट्री है। ऑप्ट आउट मॉडल का मतलब होता है मैंडेटरी है मीडिएशन में जाना, ठीक है, एटलीस्ट एक सेशन के अंदर, और उसके बाद पार्टीज़ के बाद अपनी लिबर्टी, अपनी छूट होती है कि वो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं नहीं। ओडीआर का फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है? डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के ऊपर। किस तरह के जो रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स दैट रीच आउट कोर्ट्स थ्रू ओपन, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। कोर्ट्स तक ये सारे के सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, जो मामले होते हैं, ये सारे के सारे ओपनली, एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से कोर्ट तक पहुँचते हैं। फिर दूसरा जो फोकस होता है ओडीआर का, वो होता है कंटेनमेंट एंड अवॉइडेंस, यानी कि ओडीआर के थ्रू एक प्रॉब्लम जो है वो ऐसे स्टेज पर ना पहुँचे जहाँ पर प्रॉब्लम डज नॉट बिकम अ डिस्प्यूट। बेसिकली समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। फैसिलिटेट एंड एंश्योर थ्रू ओडीआर दैट ए प्रॉब्लम डज नॉट रीच द स्टेज ऑफ अ डिस्प्यूट दैट एंश्योर्स अ प्रॉब्लम डज नॉट बिकम अ डिस्प्यूट। बेसिकली ओडीआर ये एंश्योर करेगा कि प्रॉब्लम जो है ना वो ऐसे स्टेज पर ना पहुँच जाए जहाँ पर प्रॉब्लम एक डिस्प्यूट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा पॉइंट समझना ये वाला फोकस, लेकिन आई थिंक ऊपर वाला भी याद रख लोगे ना तो काफ़ी रहेगा। ओडीआर मोस्टली सूटेड किस चीज़ के लिए? ऐसे केसेस के लिए, ऐसे कंप्लेंट्स के लिए जिनकी वैल्यू तो बहुत लो है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और यूज़र्स के साथ होती रहती है विद द एक्सेस टू इंटरनेट। बेनिफिट्स क्या होंगे अगर हम ओडीआर को यूज़ करते हैं? पहली बात तो जो हमारे पास पेंडिंग केसेस हैं 4.56 मिलियन जो, और 31.5 मिलियन केसेस जो पेंडिंग हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हाई कोर्ट में 4.56 मिलियन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 31.5 मिलियन पेंडिंग केसेस हैं। ठीक है, ये किसने बताया था? नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड ने, NJDG ने। तो यहाँ पर आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे को इन पेंडिंग केसेस की रिडक्शन में हेल्प मिलेगी। फिर कॉम्प्लेक्स केसेस के ऊपर हम फोकस किया जा सकता है। देखो बेसिकली जो हाई वॉल्यूम होते हैं ना डिस्प्यूट्स का, उनकी वैल्यू लो होती हैगी। ठीक है, जब ये सारी की सारी चीज़ें ओडीआर से सॉल्व होने लग जाएंगी तो जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं वो मेजरली जो ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट की जो चीज़ें होती हैं ना, PIL वगैरह, उन पर ज़्यादा फोकस करने लग जाएंगे। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, ओडीआर से हमको क्या मिलता है कि एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक मूव अप मिलता है, एक हिट मिलता है हम लोगों को। ठीक है, हमारी रैंकिंग इंप्रूव होती है, हमारी एनफोर्सेबिलिटी जो होती है वो इंप्रूव होती है। जैसे कि वो केस जो कोर्ट के अंदर बेसिकली 6 महीने तक ले सकता है, वही ओडीआर के थ्रू 30 दिन के अंदर अंदर सेटल हो जाता है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का भी बेनिफिट है हम लोगों को। ओडीआर बेस्ट ऑप्शन है अपने जो कंज्यूमर ग्रीवेंसेस होते हैं ना, स्पेशली जो अपने मार्केट के अंदर ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए, उन सबको एनहेंस करने के लिए बड़ा अच्छा होता है। एनवायरमेंटल बेनिफिट भी, अभी ये एनवायरनमेंट का टॉपिक नहीं है लेकिन एनवायरनमेंट का कोई टॉपिक बनता है तो उसमें आप ओडीआर के बारे में मेंशन कर सकते हो। ओडीआर के कारण क्या होता है, प्रोसीडिंग सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक रूम में हो जाती है, तो ट्रैवल का और जो कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं ना वो सब हमारा बच जाता है। ओडीआर एक एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट और फास्टर ऑप्शन ऑफर करता है। ठीक है, पर्टिकुलरली उन कंपनीज़ के लिए जो हाई वॉल्यूम में और लो वैल्यू ट्रांजैक्शन करती हैं ऑनलाइन। ध्यान रहे, हाई वॉल्यूम है यानी कि चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा लेकिन उनकी वैल्यू बहुत कम है। तो ज़्यादातर जो इंडियंस हैं वो ट्रांजैक्ट करते हैं ऑनलाइन, बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमारे बढ़ता जा रहा है। जो टाइमिंग है ना ये बहुत राइट है कि हम ओडीआर को एक लार्जर स्केल के ऊपर एक्सेप्ट करें और अपने ग्रीवेंसेस, अपनी शिकायतों को रिजॉल्व करने के लिए इस मैकेनिज्म को इंक्रीज़ करें। अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं तो जो ई-कॉमर्स कंपनीज़ होती है ना यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उन्होंने ओडीआर को बिगिन कर दिया था 2000 में ही। ठीक है, और कंट्री ने कोर्ट मैंडेट करते हैं ओडीआर को एज अ फर्स्ट स्टेप। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की, तो वहाँ पर मैंडेटरी है कि जो भी ऑनलाइन ट्रेडर्स होते हैं ना वो EU को लिंक प्रोवाइड करते हैं ओडीआर प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग। इंग्लैंड के अंदर जो टैक्स इंसेंटिव्स होते हैं केसेस वगैरह के लिए, मेडिएशन के लिए, वो ओडीआर से ही किए जाते हैं। लेकिन जब इतना अच्छा मैकेनिज्म है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो ज़रूर होंगी। हाँ, तो लिमिटेशंस देख लेते हैं। पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़, यानी कि टेक्निकल इम्पेडिमेंट्स हो सकते हैं। किसी के पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं हो सकता, किसी के पास लेटेस्ट ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसलिए एक वाइड स्प्रेड मतलब ओडीआर का जो मैकेनिज़्म है इसको फैलाने में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। तो एडीआर की तरह ही जैसे हमने बात की थी ना ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ओडीआर जो है ये बेस्टली सूटेड है कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ केसेस के लिए। ठीक है, बेसिकली उस तरह के केसेस जहाँ पर जो डैमेज है ना वो जैसे मान लो किसी कॉन्ट्रैक्ट को आपने डैमेज कर दिया,
आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था लेकिन आप उसको आगे फाइनली उसको लीगल नहीं मानते हो, आप उससे बाइंड ऑफ करना चाहते हो, तो वो उस टाइप के छोटे मोटे जो केसेस होते हैं ना, ये सारे के सारे वैसे अगर जनरली कोर्ट में जाएंगे तो इनमें महीनों लग जाते हैं, ठीक है, साल भर भी लग जाते हैं, ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। लेकिन ऐसे के जो केसेज इनको ODR से सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी निपट जाते हैं। देन वी हैव प्रोसीजरल इश्यूज़। कुछ केसेस के अंदर डिस्कवरी, इंटेरोगेशन, रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए होती है, टेस्टिमनी चाहिए होती है, विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन। अब वो चीज़ जो है वो कन्वीनियंट नहीं होती इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। फिर ऑनलाइन अवार्ड्स वगैरह को इन्फोर्स करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, स्पेशली वो जो ऑर्डर्स होते हैं ना एग्जीक्यूशन वगैरह के, अपील वगैरह के, डिले हो जाती है प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन में, इन सब में थोड़ी दिक्कत भी आती है। कि देखो चैलेंजेस तो होंगे, लिमिटेशंस तो होंगी। बाकी क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, डेटा की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग चैलेंजेस हो सकते हैं, साइबर थ्रेट के कारण, डिजिटल इलिटरेसी बहुत है इंडिया के अंदर, अभी डिजिटल डिवाइड भी बहुत सारा है, ठीक है, तो हर एक के पास ODR की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। देन वी हैव कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि ये चीज़ हमारी लिमिटेशंस भी ख़त्म हो जाए और हमारे बेनिफिट्स जो हैं और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएं। तो वो क्या है कि लोग अदालत को एनकरेज करना चाहिए कि वो ODR प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, ठीक है, और जो नालसा है और जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उनको भी एनकरेज किया जा सकता है कि वो ODR इंस्टीट्यूशंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करें। कोर्ट मैंडेटेड मीडिएशन अंडर कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनको भी होस्ट किया जा सकता है ODR प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ताकि ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन हो और इंडियन सोसाइटी के अंदर ये डीपली रीच करें। हम यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि एक रोबस्ट, एक मजबूत ODR प्लेटफॉर्म वो लोग डेवलप करें जो ईजिली एक्सेसिबल हो, यूज़र फ्रेंडली हो, बहुत ही लेस एक्सपेंसिव हो और किसी भी तरह के डिस्प्यूट के रिजॉल्व करने के लिए बहुत एफिशिएंट हो। फिर बात आती है एक ऐसा अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के बीच, स्पेशली लॉयर कम्युनिटी के बीच और कंज्यूमर्स के बीच, जहाँ पर ODR के एडवांटेज सबको पता हो, ठीक है। लीगल कम्युनिटी के बारे में उनको पता होना कि किस तरह से एक अपॉर्चुनिटी है जो फर्दर ग्रो कर रही है एंड इंटरनेशनली भी इसका यूज़ जो है बहुत किया जा रहा है, तो एवरीवन शुड यूज़ इट। नाउ वी हैव 1.3 दैट इज़ द 5th एनिवर्सरी ऑफ अर्बन मिशंस। 5वें एनिवर्सरी है अर्बन मिशंस के बारे में। अर्बन मिशंस कौन से थे, एक बार ये दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सेलिब्रेट किया 5th एनिवर्सरी अर्बन मिशंस के रिगार्डिंग, जिसमें आता है हमारा PM आवास योजना अर्बन, अमृत जो है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ध्यान रहे ये अर्बन मिशन है, ठीक है, सिटीज़ से रिलेटेड है, शहरीकरण से रिलेटेड है सारे के सारे, तीनों के तीनों। तो पहली स्कीम होगी, उस स्कीम के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, फिर उसके की इनिशिएटिव्स और अचीवमेंट दोनों एक ही जगह पर, क्या इनिशिएटिव लिए, क्या अचीवमेंट लिए, एंड देन उसमें क्या चैलेंजेस थे, क्या की इश्यूज़ थे। तो ये अच्छा तरीका है आई थिंक टेबल में प्रेजेंट करने का, पर आप एग्ज़ाम में ऐसा मत कीजिएगा, आपके पास इतना स्पेस नहीं होता है। टाइप करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन वहाँ पर आपको जो शीट मिलती है उसमें 4 सेक्शंस बनाना बहुत टिपिकल होता है, तो आप हॉरिजॉन्टल ही यूज़ कीजिएगा। देख लेते हैं पहले प्रधानमंत्री आवास योजना। बहुत सारे लोगों को सुनते बहुत रहते होंगे बट मे बी याद ना हो, जिन्होंने अभी गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ा ही नहीं है उनको याद नहीं होगा, तो यह थोड़ा सुनते चलो, आइडिया लगता चलेगा, रिपीट करते रहोगे अपने आप याद हो जाती हैं स्कीम्स। तो इस स्कीम के बारे में बात है कि पक्का हाउस प्रोवाइड करते हैं एलिजिबल बेनिफिशरीज़ को अर्बन इंडिया में। टारगेट है 2022 का, विजन है हाउसिंग फॉर ऑल। अब यही प्रीलिम्स में बन जाता है, इस मिशन का टारगेट क्या है, इसका विजन क्या है, एवरीथिंग ये बन जाता है प्रीलिम्स क्वेश्चन। एलिजिबल बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे, एक तो होंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है, फिर होंगे लोअर इनकम ग्रुप्स, फिर होंगे मिडिल इनकम ग्रुप्स। एनुअल इनकम कैप क्या होगा इनका, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का होगा 3 लाख रुपीज़ तक, और जो ये लोअर इनकम ग्रुप्स का होगा 3 से 6 लाख रुपीज़ तक, और उसके बाद मिडिल इनकम ग्रुप का होगा 6 से 18 लाख रुपये तक का। फिर इस स्कीम के अंदर की इनिशिएटिव्स क्या क्या थे और उन्होंने अचीवमेंट्स क्या ली थी, तो मोर देन 4000 सिटीज़ को कवर किया गया है, इंक्लूड किया गया इस मिशन के अंदर, और मोर देन 1.05 करोड़ हाउसेज हैव बीन सैंक्शन, ये सैंक्शन किए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट है वो दी जाएगी 1.65 करोड़ लोगों को, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस लॉन्च किए जाएंगे एज ए सब मिशन, जो प्रोवाइड करेंगे ईज़ ऑफ लिविंग किन लोगों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को और लोअर इनकम ग्रुप्स को, कैटेगरीज को, जिसमें लेबर वगैरह होते हैं, अर्बन पुअर होते हैं, वो भी होते हैं। देन वी हैव लाइट हाउस प्रोजेक्ट, ठीक है, ये जो आता है, ये आता है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के अंदर, GHTC, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम याद रखने, प्रीलिम्स के अंदर ये चीज़ें नाम जो होते हैं बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 6 स्टेट्स के अंदर। GHTC का एम है ये आइडेंटिफाई करना चाहता है और मेन स्ट्रीम देना चाहता है इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब, जो कि सस्टेनेबल है और डिज़ास्टर रेजिलियंट है। इतना जानना काफ़ी है। फिर है अंगीकार कैंपेन, ये इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं देखो, ठीक है, ये इनिशिएटिव्स हैं, कुछ ऊपर अचीवमेंट्स हैं कि। फिर है एक अंगीकार कैंपेन,
ये अग्निकार तो नहीं है कहीं, एक्चुअली मैंने भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे अग्निकार नहीं, अंगीकार ही है। ये उन बेनिफिशरीज़ के लिए जिनके कंप्लीट हाउस हो चुके हैं ये, ठीक है। इसका एम है अवेयरनेस क्रिएट करना बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर, किसके रिगार्डिंग, कि जिनके हाउस क्रिएट हो चुके हैं अब उनको ये सिखाना है आप वाटर कैसे कंजर्व करोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंजर्व करोगे, सैनिटेशन कैसे इंप्रूव करना है, वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कैसे करोगे बिहेवियर चेंज के थ्रू और कन्वर्जेंस के थ्रू, ये सब लॉन्च किया गया था। तो ये काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। अब जब आप इतना बड़ा मिशन लेके चल रहे हो, इतने इनिशिएटिव्स हैं आपके, इतने अचीवमेंट्स हैं, तो चैलेंजेस तो आना बहुत लाजमी सी बात है। तो चैलेंजेस क्या हैं, की इश्यूज़ क्या हैं। जितने भी हाउसिंग हैं डिमांड के, उसमें 1.12 करोड़ जो हैं, यानी कि 34.4 लाख वो ही कंप्लीट हुए हैं। तो ये चैलेंज है कि सिर्फ 30% ही कंप्लीट हो पाया लगभग। फिर मोर देन 85 जो सैंक्शनड हाउसेज हैं ना, वो उन स्टेट्स में, मतलब अदर देन नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स, इनके अलावा बाकी सब में 85% है। फंडिंग के अंडर जो टोटल अप्रूव हुआ था इन्वेस्टमेंट का 6.37 लाख करोड़, सिर्फ 72,000 करोड़ ही स्पेंड हुआ है अभी तक। फिर एक और चैलेंज हमारे सामने निकल के आता है, वो है अनअवेलेबिलिटी ऑफ लैंड और हायर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, स्पेशली अर्बन एरियाज़ के अंदर। और कुछ अदर इश्यूज़ भी हैं जो इस स्कीम की प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। अब हमारे पास आ जाता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। वही करेंगे, पहले इसके अबाउट के बारे में जानेंगे, फिर इसका की इनिशिएटिव, फिर इसके चैलेंजेस, तीनों अलग अलग डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर है। पहले अबाउट देख लेते हैं। अमृत का ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, ठीक है। अमृत वर्ड कहीं ना कहीं अमृत से, एक लिक्विड से कहीं ना कहीं बन रहा है, थोड़ा ऐसे याद कर सकते हो अपने खुद के लिए। सीवरेज नेटवर्क के अंदर इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। चिल्ड्रन और दिव्यांग फ्रेंडली ग्रीन स्पेसेस और पार्क्स डेवलप करना, ठीक है। स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज उसको इम्प्रूव करना, नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट उसको इम्प्रूव करना। ये स्पैन करता है 500 सिटीज़ के अंदर, और जिसमें ये पॉपुलेशन का 60% कवर करता है। देखो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो परसेंटेज वगैरह होती है ना स्कीम्स वगैरह की, ये बड़ी काउंट की जाती हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। तो जब से लॉन्च हुआ है 78 लाख वाटर टैप कनेक्शंस, 48 लाख सीवरेज और सेप्टेज कनेक्शंस, ये सारे के सारे प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिसिबल सिस्टम ये इम्प्लीमेंट किया गया है 444 अमृत सिटीज़ के अंदर, जिसका एम है ओवरऑल जितना टाइम लगता है ना किसी भी बिल्डिंग प्लान को और कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना हो, उसके पूरे के टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस करना। ये काम किसका है, ऑनलाइन बिल्डिंग। बेसिकली आप ऑनलाइन कर दोगे तो बहुत सारा फाइलिंग वर्क हमारा रिड्यूस हो जाता है। आप एक इंसान को फाइल पे लिखवाओगे, वो लिखेगा, वो चेक करेगा, वो साइन करेगा, वो अप्रूवल लेके जाएगा। ऑनलाइन करते ही विदिन सेकेंड्स ये काम हो जाता है। फिर है वाटर ATMs इंस्टॉल्ड, जो ड्रिंकिंग वाटर है ना वो चीप प्राइस के ऊपर, यानी कि 1 रुपये पर लीटर के हिसाब से फैसिलिटेट किया जाता है 24/7 लोगों को, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है वो। फिर होता है फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, जो लो कॉस्ट ऑप्शन होता है ना फीकल स्लज को ट्रीटमेंट के लिए, सेप्टेज टैंक अप के लिए, वो बहुत सारे में। बेसिकली जो हमारा बॉडी से जो स्टूल निकलता है ना, जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, उसी को फीकल बोला जाता है, उसी के ट्रीटमेंट के प्लांट की बात की जा रही है। फिर एक कैपेसिटी क्रिएशन इन वेस्ट वाटर साइट ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें वाटर रिसाइकलिंग की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है, एनर्जी एफिशिएंट LED स्ट्रीट लाइट्स ये सारे के सारे यूज़ करने हैंगे। तो ये हो गए हमारे अचीवमेंट्स और इनिशिएटिव्स। नाउ वी कम टू द चैलेंजेस। टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं। जितने मोर प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द ग्रीन स्पेस कवर एंड पार्क्स रादर देन द प्राइमरी कंसर्न्स ऑफ वाटर सप्लाई। वो ये कहना चाह रहा है कि ग्रीन स्पेस और पार्क में ज़्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं, वो वाले प्रोजेक्ट्स जल्दी कवर हो रहे हैं रादर देन सेफ ड्रिंकिंग वाटर का हो गया, सीवरेज मैनेजमेंट का। तो ये एक चैलेंज है अभी। इम्बैलेंस इन द फंक्शंस एंड फाइनेंसेस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। बेसिकली जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो ही जाता है। देखो फाइनेंस की अगर बात करोगे, ठीक है ना, और अर्बन लोकल बॉडीज़ आपको पता ही है, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट वगैरह, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह, उसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट होता रहता है जिसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। और हम लोगों को इसने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे चैलेंजेस भी हमने देख लिए। नाउ वी हैव स्मार्ट सिटीज़ मिशन SCM, ठीक है। तो इसको कैसे शॉर्टकट से याद रखोगे आपको खुद देखना है, मैं तो इसको स्कैम से याद रखता हूँ, ठीक है। सिटी के अंदर भी, स्मार्ट सिटी में भी स्कैम हुआ, तो मैं अपने तरीके से, मैं हुआ नहीं है मैं अपने तरीके से याद रखता हूँ, तो आप लोग भी ऐसे अपना बना लीजिए। इसका बेसिकली काम क्या है, अर्बन सिटीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव करेगी, एप्लीकेशन है स्मार्ट सॉल्यूशंस की, ताकि सिटीजन्स को एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड किया जा सके। कितनी सिटीज़ में कवरेज होगा, 100 सिटीज़ में। स्ट्रेटजीज़ क्या है इस मिशन की, पहली स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजिक कंपोनेंट्स होंगे, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होगा SCM में,
ठीक है, सिटी इंप्रूवमेंट का। रेट्रोफिटिंग करना है, सिटी का रिन्यूअल करना है, रीडेवलपमेंट करना है, सिटी एक्सटेंशन करना है, जैसे ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट वगैरह करना है। ये सारे के सारे स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स होंगे एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में। फिर है पैन सिटी इनिशिएटिव, जो होता है स्मार्ट सॉल्यूशंस। ये अप्लाई किए जाएंगे जो कवर करेंगे सिटी के लार्जर पार्ट्स को। ठीक है, तो दोनों बड़े डिफरेंट चीज़ें हैं थोड़ी सी, लेकिन ये पता होना चाहिए, यहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है प्रीलिम्स के अंदर। इसकी अचीवमेंट्स और की पॉइंट्स में देख लेते हैं। 5151 5151 प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनकी वर्थ था 2 लाख करोड़ रुपीज़, ये अप्रूव हो चुके हैं। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया गया है इस मिशन के अंदर, जो कोविड-19 के क्राइसिस को भी हेल्प करने में मैनेज करने में हेल्प करेगा। SCM हेल्प कर रहा है सिटीज़ को फाइनेंस रेज करने में म्यूनसिपल बॉन्ड्स की हेल्प से। स्मार्ट रोड्स जो सेफ़ एक्सेस प्रोवाइड करते हैं सभी रूट्स के ऊपर, एज वेल एज़ फ्री स्पेस यूज़र्स के लिए ये बनाए जाएंगे। स्मार्ट सोलर एनर्जी, जो कि SCM की रिक्वायरमेंट है, सिटीज़ को होने पास एटलीस्ट 10% एनर्जी जो सोलर से आनी चाहिए, और एटलीस्ट 80% जो बिल्डिंग्स हैं वो एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए और ग्रीन होनी चाहिए। फिर है स्मार्ट वाटर इंश्योर करना, 24/7 वाटर सप्लाई, कहाँ से? परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अब की चैलेंजेस और इश्यूज इसमें क्या है स्मार्ट सिटीज़ मिशन में? प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो टारगेट से शॉर्ट पड़ रहा है थोड़ा सा, यानी कि सिर्फ 30% जो प्रोजेक्ट्स हैं ना अभी तक वो कंप्लीट हो पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ, स्मार्ट सिटीज़ मिशन में है 100 सिटीज़, ठीक है। अमृत के अंदर है 500 सिटीज़, और जो हमारा ये था इसकी सिटीज़ कहाँ है? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंदर 4000 सिटीज़ ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। इतना ही आपको याद होना चाहिए। आई थिंक बहुत ईजी टॉपिक से। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर।